कल जो है वो हमने गांधी इरविन समझौते तक पढ़ लिया था। तो गांधी इरविन समझौते के बाद जो है वो आज हम 1931 में सरदार वल्लभ भाई की अध्यक्षता से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया। 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस की कराची अधिवेशन, मतलब कि 1931 में जो कराची अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यहाँ से क्या है ना, आप लोग धीरे धीरे जो है ये सारे अधिवेशन भी याद करते चलिए, क्योंकि अधिवेशन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन सा अधिवेशन कब हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने की थी। तो अभी हम लोग जो है वो काफ़ी सारे कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि 1924 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने की थी, है ना। फिर उसके बाद अभी हमने 1929 का पढ़ा, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, है ना। फिर इसके बाद जो है वो 1931 का अधिवेशन आ गया। तो 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस के कराची अधिवेशन में, ये 1931 का जो अधिवेशन था ये कहाँ हुआ था? ये कराची में हुआ था। अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों व आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था। इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन राय ने नेहरू की मदद की थी। इस प्रस्ताव को बनाने में एम एन राय ने नेहरू की मदद की थी। इसी अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार भी किया गया था। यही यही अधिवेशन था जिसमें गांधी इरविन पैक्ट को भी स्वीकार किया गया था। एवं गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई थी। एवं गांधी जी को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इसी समय में गांधी जी ने क्या कहा था? कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिया था। ये 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, जिसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने जो भाग लिया था वो केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लिया था, पहले और तीसरे में उन्होंने भाग नहीं लिया था। तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व के रूप में इसमें भाग लिया था, मतलब कि यह महात्मा गांधी जो है उन्होंने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था इसमें। तो कभी कभी जो है वो गांधी जी ना पूछ के कांग्रेस पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो कांग्रेस ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था 7 सितंबर 1931 को, है ना। परंतु यह सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा था। परंतु यह सम्मेलन जो है वो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण असफल रहा। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 12 नवंबर 1930 एवं तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 17 नवंबर 1932 को हुआ था। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो है वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों की डेट आपको याद रखनी है। और डेट अगर ना भी याद रहे तो कोई नहीं, इतना याद रखिएगा बस कि 30, 31, 32 में हुए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन लगातार हुए थे, 30, 31, 32 में हुए थे, है ना। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो जेम्स रैमजे थे। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लंदन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में बुलाया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि ऐसा ऐसा कौन सा कार्यकर्ता था जिसने कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर एक ऐसे अकेले प्रतिनिधित्व थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया ना, तो गांधी जी ने क्या किया कि 3 जनवरी 1932 से दोबारा से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो 1930 में प्रारंभ हुआ था और 1931 में बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर दोबारा से गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 से इसे दोबारा से शुरू कर दिया, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से जो खत्म हुआ वो कब हुआ? 4 अप्रैल 1934 को खत्म हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब खत्म हुआ? 7 अप्रैल 1934 को वापस लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से गढ़वाल राइफल्स ने इनकार कर दिया था। 23 मार्च 1929 ईस्वी को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। 23 मार्च 1931 को सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु को फांसी पर लटका दिया गया। ये पूछा जाता है, इनकी डेट पूछ ली जाती है कि सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी पर कब लटकाया गया था? तो 23 मार्च 1931 को लटकाया गया था। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मई 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 ईस्वी में लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद तथा महासचिव एन.जी. रंगा चुने गए थे। 1939 में महात्मा गांधी द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशी पट्टाभी सीतारमैया को हराकर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। 1939 में क्या हुआ कि महात्मा गांधी द्वारा एक प्रस्तावित प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, इन्हें हराकर जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष चुन लिए गए थे। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन कर दिया। 1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया कि कांग्रेस के भीतर ही एक नए गुट का गठन कर दिया, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक कहा गया। अब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की डेट भी पूछी जाती है और फॉरवर्ड ब्लॉक को किसने बनाया था ये भी पूछा जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना था? ये 1 मई 1939 को बना था। और इस
का गठन किसने किया, ये भी पूछा जाता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ही फ्री इंडियन लीजन नामक एक सेना बनाई थी। 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। 13 मार्च 1940 ईस्वी को लंदन में पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ऊधम सिंह ने पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। गांधी जी ने क्या किया, 17 अक्टूबर 1940 को पावनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। ये जो आंदोलन शुरू किया, इसके जो पहले सत्याग्रही थे वो कौन थे, विनोबा भावे थे। और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू एवं तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी थी। अब इसमें ये पूछा जाता है कि मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग सबसे पहले किसने रखी थी, तो किसने रखी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने रखी थी। कब रखी थी, 24 मार्च 1940 को। 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग रखी। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के दिल्ली अधिवेशन में खली कुज्मान ने पाकिस्तान नाम से अलग राष्ट्र का प्रस्ताव भी रखा। मुस्लिम लीग के 1940 ईस्वी के अधिवेशन में अध्यक्ष अल्लाह बख्श ने खली कुज्मान ने पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव भी रखा था। पाकिस्तान नाम से एक अलग राष्ट्र का प्रस्ताव रखा। वर्धा 1942 में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। वर्धा में 1942 ईस्वी में कांग्रेस ने क्या किया, अंग्रेजों भारत छोड़ो एक प्रस्ताव रखा। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। 7 अगस्त 1942 को कांग्रेस की बैठक जो है वो मुंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम ने की थी। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, अबुल कलाम ने की थी। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव के कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 ईस्वी को स्वीकार कर लिया था। गांधी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी ना, इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर 9 अगस्त 1942 को प्रातःकाल ऑपरेशन जीरो आवर ही गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य सभी महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए। गांधी जी को पूना के आगा खां महल में तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर के दुर्ग में रखा गया था। गांधी जी को क्या किया गया कि पूना में आगा खां एक महल था, वहां पे तो गांधी जी को गिरफ्तार करके रखा गया था एवं कांग्रेस के जो अन्य कार्यकारिणी थे उनको अहमदनगर के एक दुर्ग में रखा गया था। मतलब दोनों लोग, इन सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी को भी कहाँ रखा गया था, आगा खां पैलेस में ही रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर की जेल में और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया था। उषा मेहता भारत छोड़ो आंदोलन के समय खुफिया रेडियो चलाने के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। उषा मेहता जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय में खुफिया रेडियो चलाने के कारण ही पूरे देश में विख्यात हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजागोपालाचारी ने 1944 ईस्वी में वे आउट नामक पैम्पलेट जारी किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के बीच में संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजागोपालाचारी ने 1944 में वे आउट नामक एक पैम्पलेट जारी कर दिया था। आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का गठन आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीजन का जो गठन है वो 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा था। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना का विचार आया था वो सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार किसके मन में आया था, सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। और फिर इसका गठन कब हुआ, 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया, परंतु वह असफल रहा था। मतलब कि 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह ने क्या किया कि आज़ाद हिंद फौज का गठन तो किया, लेकिन वो सफलतापूर्वक हो नहीं पाया, असफल हो गया।
फिर आज़ाद हिंद फौज का जो सफलतापूर्वक जो स्थापना हुई थी वो किसने करी थी? रास बिहारी बोस ने दी थी। अब ये क्वेश्चन जो है ना बीपीएससी के एग्जाम में आ भी चुका है। अभी बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था फर्स्ट वाले में कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना की थी वो किसने की थी। अब इसमें दो तरीके से है, अगर इसमें कैप्टन मोहन सिंह नाम नहीं आता है तो आपको जो है वो रास बिहारी बोस पे ही टिक लगाना है, और अगर इसमें कैप्टन मोहन सिंह और रास बिहारी बोस दोनों आ जाते हैं तो इसमें जो जो सही आंसर होगा वो रास बिहारी बोस वो सॉरी कैप्टन मोहन सिंह ही होगा। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहले माइंड में जो आया था वो किसके आया था? मोहन सिंह के आया था। रास बिहारी बोस ने तो इसकी बाद में दोबारा से स्थापना की जब मोहन सिंह असफल हो गए थे तब। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी इसमें सुभाष चंद्र बोस जो थे वो क्या थे? वो अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी चले गए थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस जो है वो 1941 में जर्मनी चले गए। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। वहाँ जर्मन विदेश मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया, जहाँ से वे आज़ादी के पक्ष में पर्चे छपवाते थे, तथा भाषण देते थे। 1942 में बॉस ने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती कर 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया। 1942 में क्या किया कि उन्होंने उत्तरी अफ्रीका से पकड़े गए भारतीय युद्ध बंदियों को भर्ती करा के 10,000 सैनिकों का एक दल गठित किया, जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जिसे फ्री इंडियन लीजन कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी व जापान ने समर्थन किया था। सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार का गठन किया, जिसका जर्मनी एवं जापान ने समर्थन किया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का एक सर्वोच्च सेनापति बनाया गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड एवं नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं के ब्रिगेड का नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेडों के नाम सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड एवं महिलाओं की जो ब्रिगेड थी उसका नाम लक्ष्मीबाई रेजिमेंट रखा गया। आज़ाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति ही था। आज़ाद हिंद फौज का जो झंडा था वो किसके? कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति ही था, जिस पर दहाड़ते हुए शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। 8 नवंबर 1943 को जापान ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिए। नेताजी ने इसका नाम क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखा। नेताजी ने इनके जो नाम रखे वो क्या रखे? शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप रखे। टोक्यो जाते हुए फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए। टोक्यो जाते समय फॉर्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए, परंतु इस दुर्घटना को अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है। ये जो दुर्घटना हुई थी इसको अभी तक प्रमाणित नहीं माना गया है कि ये जो दुर्घटना है वो सही है या नहीं है। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सैंकल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया एवं वायसराय ने इनकी सजा माफ कर दी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सेंगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया एवं इन्हें दिल्ली के लाल किले पर नवंबर 1945 में मुकदमा चलाया गया। वायसराय ने इनकी सजा को माफ कर दिया। आज़ाद हिंद फौज के अभियुक्तों की तरफ से तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू और भोला भाई देसाई एवं एन काटजू ने पैरवी की थी। कराची में 20 फरवरी 1940 ईस्वी में वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। कराची में 20 फरवरी 1940 ईस्वी को वायुसेना के कुछ सैनिकों ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दी। बम्बई, लाहौर, दिल्ली में भी यह शीघ्र ही फैल गई। इसमें लगभग 5200 सैनिकों ने भाग लिया। इनकी प्रमुख मांग थी कि भारतीयों और अंग्रेज सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। इनकी प्रमुख मांग क्या थी? कि भारतीयों और अंग्रेजी सैनिकों में बराबरी का व्यवहार किया जाए। नौसेना विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी को बम्बई में आई। एन.एस. तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 1946 में बम्बई में आई.एन.एस. तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा किया गया। 5,000 सैनिकों ने आज़ाद हिंद फौज के बिल्ले लगाए। इन्होंने भी बराबरी की मांग की। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर लिया। 25 फरवरी 1946 को नौसेना के विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर समर्पण कर लिया। कैबिनेट मिशन 1946। प्रधानमंत्री एटली ने
15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। प्रधानमंत्री एटली ने 15 फरवरी 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा की स्थापना एवं तत्कालीन ज्वलंत समस्याओं पर भारतीयों के विचार विमर्श के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजने की घोषणा की। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन कहाँ पहुंचा? दिल्ली पहुंचा। इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये जो कैबिनेट मिशन था ना, इसके सदस्य कौन कौन थे? तो इसके सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड, पैंथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन जो है वो किसके नेतृत्व में आया था? वो पैंथिक लॉरेंस के नेतृत्व में आया था। कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को मुस्लिम लीग ने 6 जून 1946 को और कांग्रेस ने 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया था। मतलब कैबिनेट मिशन की जो योजना थी ना, इसको मुस्लिम लीग ने तो 6 जून 1946 को स्वीकार कर लिया एवं कांग्रेस ने जो है वो 25 जून 1946 को स्वीकार कर लिया। कैबिनेट मिशन योजनाओं को स्वीकार किए जाने के पश्चात संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव जुलाई 1946 में कांग्रेस ने 214 सामान्य स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस ने 214 स्थानों में से 205 स्थान प्राप्त किए और मुस्लिम लीग ने 78 मुस्लिम स्थानों में से 73 मुस्लिम स्थान प्राप्त किए। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। कांग्रेस को 4 सिख सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त हुआ था। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1940 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया। सबसे पहले जो कार्रवाई दिवस मनाया गया था ना, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, वो कहाँ मनाया गया? वो कलकत्ता में मनाया गया था। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार थी। जब ये कलकत्ता में मनाया गया तो उस समय बंगाल में क्या था? उस समय बंगाल में जो है वो मुस्लिम लीग की सरकार थी और बंगाल के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? वो शहीद सोहरावर्दी थे। बंगाल के मुख्यमंत्री कौन थे? शहीद सोहरावर्दी थे। 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। माउंटबेटन योजना कब प्रकाशित हुई थी? 3 जून 1947 को। तो 3 जून 1947 को भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना प्रकाशित हुई। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। माउंटबेटन योजना को कांग्रेस कार्य समिति की 3 जून 1947 की बैठक में स्वीकार कर लिया गया था। 14 जून 1947 को कांग्रेस महासमिति की बैठक में गोविंद वल्लभ पंत ने देश के विभाजन की माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने का प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव का समर्थन जो है वो अबुल कलाम आजाद ने भी किया था, जो बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। अबुल कलाम आजाद जो है वो बंटवारा नहीं चाहते थे, वो शुरू से ही बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे। आजाद ने कहा, कांग्रेस कार्य समिति का फैसला सही फैसला नहीं है। कांग्रेस कार्य समिति का जो फैसला है वो सही फैसला नहीं है, लेकिन कांग्रेस के सामने कोई और रास्ता भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के सामने क्या है? कोई और रास्ता भी नहीं है। गांधी, नेहरू और पटेल के समर्थन के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का प्रस्ताव अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सर्वसम्मत से पास न हो सका। गांधी, नेहरू, पटेल के समर्थन के बावजूद भी कांग्रेस कार्य समिति का देश विभाजन का जो प्रस्ताव है वो अखिल भारतीय कांग्रेस समिति सर्वसम्मति से भी पास न हो सका। 161 सदस्यों ने उसके खिलाफ वोट दिया या वे तटस्थ रहे। 161 जो खिलाड़ी थे, मतलब जो सदस्य थे, उन्होंने क्या किया कि उसके खिलाफ वोट दिया या फिर वे तटस्थ रहे। प्रस्ताव का विरोध करने वालों में सिंध कांग्रेस के नेता चौथराम मिडवानी। प्रस्ताव का विरोध करने वाले लोगों में कांग्रेस के जो नेता थे वो चौथराम मिडवानी थे। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू थे, पुरुषोत्तम दास टंडन थे एवं मौलाना हफीजुर रहमान आदि थे। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। मुस्लिम लीग की काउंसिल की बैठक माउंटबेटन योजना पर विचार करने के लिए 10 जून 1947 को नई दिल्ली में बुलाई गई थी। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग ने भारी बहुमत से इस योजना को स्वीकार किया। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्यों में से सिर्फ 10 सदस्यों ने ही इसका विरोध किया था। लीग की बैठक में उपस्थित 400 सदस्य थे, मतलब टोटल इस बैठक में, जिसमें से केवल 10 सदस्यों ने ही इसका विरोध किया। उसके बावजूद 390 सदस्य जो थे वो इसके ही पक्ष में थे। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वाधीनता विधेयक पेश किया गया और 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा पास कर दिया गया। 15 जुलाई को बिना किसी संशोधन के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा और 16 जुलाई को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा पास कर दिया गया। 18 जुलाई 1947 को उस पर सम्राट के हस्ताक्षर हो गए। इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों
इसके अनुसार देश को 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया गया। 15 अगस्त 1947 को 2 डोमिनियनों भारत और पाकिस्तान में बांट दिया जाएगा। दोनों डोमिनियनों को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। दोनों को पूरी स्वतंत्रता तथा प्रभुसत्ता सौंप दी जाएगी। 14 अगस्त को पाकिस्तान अधिराज्य और 15 अगस्त को भारतीय अधिराज्य की स्थापना होगी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का जो सम्राट था वो कौन था? जॉर्ज सस्टम था। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का जो सम्राट था वो जॉर्ज सस्टम था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का पहला प्रधान था। यह भारत का अंतिम सम्राट एवं कॉमनवेल्थ नेशन का पहला प्रधान था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ। 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग जिसमें 5 सदस्य थे अंतरिम सरकार में शामिल हुए और 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया और 27 मार्च 1947 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंस एटली थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी थे एवं ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लीमेंट एटली जो कि लेबर पार्टी के थे। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने के कारण फणींद्र घोष की जो हत्या है वो बैकुंठ घोष ने कर दी थी। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ के अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला थे। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की है? महात्मा गांधी ने की है और इसके अध्यक्ष कौन थे? घनश्याम दास बिरला थे। गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था। गांधी जी ने क्या किया? कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया, 1925 में और 1930 में। 1925 में और 1930 में। बांटो और छोड़ो का नारा लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। बांटो और छोड़ो का जो नारा है वो मुस्लिम लीग ने दिसंबर 1943 के कराची अधिवेशन में दिया था। कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का जो पहला ब्रिटिश अध्यक्ष था वो कौन था? वो जॉर्ज यूल था। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये बात किसने कही है? ये बात महात्मा गांधी ने कही है। मतलब कि ये स्टेटमेंट किसका है? महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है ये। और डंडा फौज का जो गठन है वो पंजाब में चमनदीप ने किया था। डंडा फौज का जो गठन हुआ था ना वो पंजाब में चमनदीप ने किया था। और दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वालों पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। दीनबंधु मित्र का एक नाटक है नील दर्पण। ये इंपॉर्टेंट है। ये अभी बीपीएससी का जो टीआरई T.0 हुआ है ना इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि दीनबंधु मित्र जो है वो किसकी कृति है। वो सॉरी नील दर्पण जो है वो किसकी कृति है? तो वो किसकी कृति है? वो दीनबंधु मित्र की कृति है। ठीक है। तो दीनबंधु मित्र का एक नाटक है नील दर्पण, है ना। तो इसमें क्या है? नील की खेती करने वालों पे जो अत्याचार हुआ करते थे ना उसके बारे में इसमें दिया गया है पूरा। तो राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादी एहरार आंदोलन जो है वो किसने प्रारंभ किया था? वो मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। और आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत है वो रामस्वामी नायकर ने की थी। आत्मसम्मान आंदोलन की जो शुरुआत है वो रामस्वामी नायकर ने की थी। और निरंकारी आंदोलन की जो शुरुआत है वो दयाल दास ने की थी। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? वो दयाल दास ने की थी। और ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र जो है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। और देव समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो शिवनारायण अग्निहोत्री थे। देव समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो शिवनारायण अग्निहोत्री थे। तरुण स्त्री सभा की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा की जो स्थापना है वो कहाँ की गई थी? वो कलकत्ता में की गई थी। भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया है? भारत भारतीयों के लिए है। ये जो नारा है वो आर्य समाजवादियों का है। ये नारा किसका है? आर्य समाजवादियों का है। और स्वतंत्र स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था? 1893 ईस्वी में शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया। और दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। दिल्ली का जो षड्यंत्र हुआ था ना इसमें क्या था? दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। अलीपुर केस में सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। अलीपुर का जो केस था उसमें क्या था? सरकारी गवाह जो है वो नरेंद्र गोसाई बन गया था। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस था। सबसे कम उम्र में जिसने फांसी की सजा पाई थी वो कौन था? वो खुदीराम बोस था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया है? भगत सिंह ने दिया है। शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को ही जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो कौन था? वो जीसी हिल्टन था। भगत सिंह और सदगुरु को भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जो न्यायाधीश था वो जीसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का जो नारा है वो किसने? श्री नारायण गुरु ने दिया था। सबके लिए एक जाति एक ईश्वर एक गुरु का जो नारा है वो किसने दिया था? वो श्री नारायण गुरु ने दिया था। श्रवण हिंदुओं की
फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी, मतलब कि सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी को कांग्रेस कहकर कांग्रेस का जो चरित्र है निरूपण है वो मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है किसका? जवाहरलाल नेहरू का है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? यह कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू का है। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा था। महात्मा को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मतलब ये है कि महात्मा गांधी को महात्मा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। और महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मतलब महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है वो सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने बोला था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले महात्मा गांधी को महात्मा कहा था।